हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ड्रीम बिग के एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के नाम से ही अगर हम देखें तो ये क्या बता रहा है हमें, और इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मोटिव क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाली वो फंडामेंटल यूनिट कौन सी है और वो कैसे हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी है? वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल्स। यस माय फ्रेंड, सेल। अब आप देखते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं तो एक एक ब्रिक को जोड़ के ही घर बनाते हैं ना। वैसे ही हमारी बॉडी भी एक एक सेल को जोड़ के ही बनी होती है। ठीक है। ना कि सिर्फ हमारी, बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से ही बनी है। ठीक है। सेल्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल फंक्शन को भी सपोर्ट कर रही है, और जो हमारी बॉडी में होने वाले इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनको भी सपोर्ट कर रही है। अब स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि हमारी बॉडी को बिल्ड करना, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट की। और हमारी बॉडी के फंक्शनल यूनिट जैसे कि हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सेट्रा। ओके। फिर वो कहते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, आइदर सिंगल सेल्ड और मल्टीसेलुलर। कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं, आइदर सिंगल सेल्ड और मल्टीसेलुलर। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये सिंगल सेल्ड है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब कि जो भी लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं वो सारे इनके सेल, सिंगल सेल परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और मल्टी सेलुलर जैसे कि हम, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके। सेल्स कैरी आउट ऑल एसेंशियल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। ये जो सेल हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में होने वाले सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब हम ह्यूमन है तो ह्यूमन सेल दिखता कैसा है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, और हम इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि सेल किन किन चीजों से बना होता है, और वो जो उसके ऑर्गेनलीज होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है ये ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है। ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस है एंड न्यूक्लियस है। अब ये सारे नाम आपके लिए नए होंगे, तो हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि ये सारी जो सेल ऑर्गेनलीज हैं ये सेल में कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है। और आपको ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगेगा कि एक इतना छोटा सा सेल इतने सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात जो चीज पढ़ेंगे वो है सेल थ्योरी, जो डेवलप हुई मिड 19th सेंचुरी में। इसके की कंट्रीब्यूटर्स कौन थे जिन्होंने ये सेल थ्योरी को प्रपोज किया? वो थे मैथियस लीजिन, थियोडर श्वान एंड रुडोल्फ विर्चो। इन सब ने एक अलग अलग स्टेटमेंट को प्रपोज किया। ठीक है। जिससे हमने सेल थ्योरी की सेल थ्योरी के पॉइंट्स को फॉर्म किया। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथियस लीजन ने क्या कहा। मैथियस लीजन ने कहा कि जो सारे प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं, क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है। उसके बाद आए थियोडर श्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो जो सारे एनिमल्स हैं वो सेल से बने हैं। ठीक है। तो इन दोनों की थ्योरी से ही रडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो सारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म हुए हैं। ठीक है। इन सब थ्योरी को मिला के साइंटिस्ट ने एक सेल थ्योरी को फॉर्मेशन की, जो कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिर्फ एक सिंगल सेल है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी ये एक बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है।
सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुए हैं। ठीक है, अभी हम सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि ये पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिवाइड कर रहे हैं, एक सेल न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, ये भी पढ़ेंगे। अब बात आ गई टाइप्स ऑफ सेल्स की। ठीक है, अब सेल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या है, वो सेल का ब्रेन है। ये भी हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे किसी चैप्टर में। ठीक है, तो हम कैसे डिवाइड किया, किन किन बेसिस पे डिवाइड किया। सबसे पहली बात आ गई प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, इन सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। डीएनए एक ऐसे रीजन में लोकेट होता है जो जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, इसीलिए इसीलिए उनमें न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता और उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दोनों प्रेजेंट। ठीक है, तो डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस। इसमें जो डीएनए होता है वो बहुत अच्छे तरीके से रैप्ड होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ये बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके एग्जांपल क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड प्रोटिस्ट। ओके, अब आपने देखा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से थे, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट। पर हम इनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड है और जो प्रोटिस्ट है वो यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड है। ठीक है, आप इनके बारे में और जानेंगे हायर क्लासेस में। अब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बेसिक नॉलेज तो गेन कर ली। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ये कैसे होते हैं और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, ये सिंपलर होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और ये स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो वेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। ठीक है, और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और समटाइम्स फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अब फ्लैजेला क्या है, जो कि सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब एक सेल से दो सेल का बन जाना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं और लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस एंड लाइसोसोम्स एंड एक्सेट्रा सो ऑन। क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमने एग्जांपल कौन सा किया था, प्रोटिस्ट का। ठीक है, और मल्टीसेलुलर में प्लांट, एनिमल्स। ठीक है, अब सेल हमारी बॉडी के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कभी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि सेल हमारी बॉडी के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो कुछ ऐसी इमेजेस हमारे सामने आती हैं जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, कभी हम अपनी स्किन सेल्स को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो वो ऐसी दिखेंगी। इसमें दिख रहा है कि सेल एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, जो स्टेन पार्ट है, ये है सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल चीज को एंटर करने नहीं देती। कोई भी बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट हमारे अंदर ऐसे एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास एक बैरियर है जो कि है स्किन। ऐसे ही हम अपनी सोसाइटी में एक गार्ड को खड़ा कर देते हैं जो कि किसी ऐसे अनजान व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देता। ठीक है, वो हमारी सोसाइटी की
प्रोटेक्शन कर रहा है, ऐसे सेल के पास भी उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक गार्ड है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किससे बना होता है? ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स इंबेडेड होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? ये सेल को उसकी सराउंडिंग के कोई भी हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे बचाता है। ये किसी को भी ऐसे अंदर बाहर नहीं आने देने देता सेल के अंदर से। ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। ये सब्सटेंसेस को अंदर बाहर जाने से रेगुलेट करता है। ठीक है, ये इस कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है एक सेल को दूसरे सेल से। ठीक है, तो ये था फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। उन सारे फंक्शंस परफॉर्म कहाँ हो रहे हैं? हमारी बॉडी में ब्लड है। ठीक है, ब्लड के अंदर कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड हमारे अंदर बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल भी कर रहा है और उनको परफॉर्म भी कर रहा है। ऐसे सेल के पास भी एक ब्लड लाइक चीज है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब भी बायोलॉजी में प्लाज्म वर्ड आता है वहां पे हम बात करते हैं फ्लूइड की। ठीक है, अगर हमने फ्लूइड की बात करनी है वहां पे प्लाज्म वर्ड आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कंपोज ऑफ साइटोसोल, मतलब जो उसका फ्लूइड पार्ट है जिसके अंदर सेल की सारी ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड होती हैं। ठीक है, ये ऐसी साइट है जहां पे बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सेल के सारे रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। हमने इतनी देर से बात कर रहे थे न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है क्या? हमारी बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, अब ये हाथ मैंने उठाया, ठीक है, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके घर में कंप्यूटर है, पीसी है, ठीक है, उसमें क्या है? कंट्रोलिंग यूनिट है सीपीयू, जो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेल के पास भी एक ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स, जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। इट इज एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, इट कंटेन्स द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या हुआ? क्रोमैटिन होता है डीएनए और प्रोटीन्स। ये सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को भी कंटेन करके रखता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट सेल एक्टिविटी, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और सेल के बाकी सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, आई होप आपको अब तक ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आप इस चीज से बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गए होंगे कि एक छोटे से सेल के अंदर कितना कुछ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो एक क्लासिक लाइन आपने सिक्स क्लास से पढ़ी होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पढ़ी होती है ना? हमारे घर को भी बिजली आ रही है कहीं से, ठीक है, तो वो पावर हाउस से ही आ रही है। ठीक है, तो पावर हाउस क्या चीज है? हम पावर हाउस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है सेल के लिए। ठीक है, ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है और ये एटीपी की प्रोडक्शन कर रही है। एटीपी क्या है? ये है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस चीज फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, जो कि केमिकल बॉन्ड्स के अंदर कंजर्व रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनली है। ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है। मेम्ब्रेन्स मतलब डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में एक के ऊपर एक स्टैक करके इसकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एकदम न्यूक्लियस के बाद ही सेल में शुरू हो जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवलप है और उसके बाद ही कंटिन्यूशन में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम स्टडीड होते हैं।
ठीक है। राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, अब रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, और स्मूथ में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है। और बॉडी की सेल की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब सेल्स में प्रेजेंट सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्जी अपार्टस। ये भी स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से ही बना होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पर इसका जो फंक्शन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिफरेंट होता है, बट इनके फंक्शंस इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। जो भी प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है उनको मॉडिफाई, सॉर्ट और उनकी पैकिंग कौन करता है, गोल्जी अपार्टस। ठीक है। इट मॉडिफाई, सॉर्ट एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर सिक्रीशन, और सिर्फ ये सिक्रीशन में नहीं, उनको दूसरे ऑर्गेनलीज को डिलीवर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे पास गोल्जी अपार्टस। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। ठीक है। ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे सेल में जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है उनको ब्रेक डाउन करती है। ठीक है। और ये सेल में प्रेजेंट सारे वेस्ट मटेरियल को स्टोर भी करती है, और एक ऐसा टाइम आता है कि जब इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है तो ये बर्स्ट कर जाती है। ठीक है। इट प्ले अ रोल इन सेल डिफेंस बाय डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस। अब हमारी बॉडी के अंदर भी इम्यूनिटी होती है, तो वो इम्यूनिटी कहाँ से आती है, ये लाइसोसोम्स से भी मिलती है हमें। तो ये सेल में डिफेंस का काम करते हैं, कोई भी पैथोजन जब सेल के अंदर एंटर करता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प कर रहे हैं। अनदर ऑर्गेनली इज प्लास्टिड्स। ये एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल्स में पाई जाती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है। फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ प्लांट ही परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, खुद। ठीक है। हम तो अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है, पर प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, किससे, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल से। ठीक है। तो और प्लास्टिड्स के अंदर क्या क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, जो कि फ्लावर के कलर, फ्रूट के कलर देने में हेल्प कर रहे हैं, और इसमें प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन की स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको प्लास्टिड्स के सारे फंक्शन समझ में आ गए। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। ये प्लांट सेल की मैक्सिमम जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, पर ये इतनी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं और एक टर्गर प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं प्लांट सेल में। टर्गर प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो प्लांट्स की सेल वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अगर इसमें प्रेजेंट फ्लूइड नहीं रहेगा तो प्लांट सेल अपनी शेप को लूज कर देंगे। ठीक है। पर एनिमल सेल्स में ये इतनी ज्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करते एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। ओके, तो जब भी आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये एक पॉइंट दे सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे थे डिफरेंट बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, तो ये आ गया हमारे सामने। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट सेल है एक्सक्लूसिवली उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। और एनिमल सेल्स में ये सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते और उनके जो वैक्यूल्स भी होते हैं वो एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स स्मॉलर होते हैं। ओके, अब हमने पढ़ा था कि सेल खुद डिवाइड कर रहा है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये डिवाइड कैसे करता है, तो हम देखते हैं कि सेल की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए या सेल की रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो मीन से डिवाइड कर रहे हैं, वन इज माइटोसिस एंड अनदर इज मियोसिस। तो ये माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है, लेट्स स्टडी। Mitosis is a process of
सोमैटिक सोमैटिक सेल डिवीजन, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, वो वाले सेल्स क्या करते हैं, वो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। इसके वेरियस स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जो जो कि हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी ये आपके स्कोप में नहीं है। ये डॉटर सेल्स बनाते हैं दो, जो कि जेनेटिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल है। ठीक है, इनमें वेरिएशन नहीं देखी जाती। ये अपने जैसे ही और दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक सेल से दो सेल अराइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मियोसिस। ये रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनकी ये जब डिवाइड करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। ये दो स्टेजेस में होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये दो नहीं, ये एक सेल से चार डॉटर सेल्स को फॉर्म करते हैं, जो कि जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते, वो जेनेटिकली यूनिक होते हैं। ठीक है, अब हमने सेल जो था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, इसकी थ्योरी को जान लिया। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस चैप्टर में और भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या कोई क्वायरी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे या आपको उसका आंसर देने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, ये बताएंगे आप। एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस जो सेल में प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है। अब हमने थ्योरी में ये सारे पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें और हमें भी बताएं कि आपने इस क्वेश्चन के आंसर से क्या समझा। ठीक है, तो हम पूरे चैप्टर पढ़ने का हमारा क्या कंक्लूजन हुआ, कि हमने क्या समझा इस चैप्टर से। हमने ये समझा कि सेल है वो फंडामेंटल है लाइफ को समझने के लिए। अगर हमने लाइफ को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, सेल्स के बारे में। ठीक है, सेल्स को समझ के ही हम लाइफ के बारे में समझ पाएंगे, कि हमारी लाइफ में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। उसके लिए हमें पहले बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना समझना पड़ेगा थ्रू सेल्स। ठीक है, तो और क्या हम इसमें जानेंगे कि सेल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर एसेंशियल फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक एक ईंट बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी इमारत को खड़ी करने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल्स। और ये एसेंशियल है हमारी बॉडी के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो थैंक यू माय फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 के चैप्टर के बारे में एक एक चीज समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।